देखिए यहाँ पे आज हम असाइनमेंट की बात करेंगे, असाइनमेंट के क्वेश्चंस की। तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम आपकी आई है वो है असाइनमेंट का 16 क्वेश्चन। 16 में तीन ग्राफ गिवन है। एक है डीए बाई डी टी वर्सेस कंसंट्रेशन। तीन ग्राफ है हमारे पास, देखिए। एक ये है माइनस डी ए बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ए, ये ऐसा है। दूसरा है हमारे पास कंसंट्रेशन ए और टाइम के बीच। तीसरा है 1/a और टाइम के बीच। हमें इन तीनों में ऑर्डर बताना है कि ये किस ऑर्डर के लिए है। अच्छा, ये ग्राफ ऐसा है एंड द लास्ट वन इज आल्सो द सेम। नो, ये ऐसा है। हमें इन तीनों ग्राफ के बारे में बताना है ये किस ऑर्डर के लिए है। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं। जैसे ये डी ए बाई डी टी, ये क्या है? डी ए बाई डी टी क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये ग्राफ है रेट ऑफ रिएक्शन और ए के बीच। अब एक बात बताइए, रेट ऑफ रिएक्शन और ए की पावर 1, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तभी तो ऐसा ग्राफ आ रहा है। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के, अगर इसको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दूं तो इक्वल टू लेके आऊंगा, इक्वल टू सॉरी कोई कांस्टेंट लेके आऊंगा, राइट, कांस्टेंट। अब ये आपको किस इक्वेशन का ग्राफ, कौन सी इक्वेशन लग रही है? ऑब्वियसली ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, राइट। तो अगर आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन है और कंसंट्रेशन है तो जो पावर है वही ऑर्डर है। अगर यहां स्क्वायर होता और ये ग्राफ होता तो ये सेकेंड ऑर्डर के लिए था ये ग्राफ। ओके भाई, अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है ओरिजिन से स्टार्ट होते हुए तो ऑब्वियसली ये चीज इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका मतलब जो पावर है वही ऑर्डर है। तो फर्स्ट ग्राफ है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। इसकी बात करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, कंसंट्रेशन है और टाइम है। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूं, आप उसको फॉलो करना। पर यह बात तभी अप्लाई होगी तब यहां कंसंट्रेशन है, राइट। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है वो। देखिए, इसको जो भी यहां है उसे 1/, की फॉर्म में लिख लो। मतलब ए की पावर 1 है, अगर मैं इसे 1 नीचे लिखूं तो -1 ऐसे लिखूंगा, राइट। अगर इसे नीचे लिखूं, इनवर्स की फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, राइट। और जो यहां जो भी पावर है उसमें एक ऐड कर दो, ये उसी ऑर्डर का ग्राफ है। जैसे अगर मैं इसे नीचे लेके आऊं तो ए की पावर -1, इसमें एक ऐड करूंगा तो 0 आएगा, इसका मतलब ये 0 ऑर्डर के लिए है। ओके, अब ये ऑलरेडी इनवर्स की फॉर्म में है, 1/a की फॉर्म में है। पावर कितनी है? 1, इसमें एक ऐड कर दो, राइट। इसमें एक ऐड कर दो तो 1 + 1 2, इसका मतलब ये ग्राफ सेकेंड ऑर्डर के लिए है। ओके, तो ये ग्राफ 0 ऑर्डर के लिए, ये सेकेंड ऑर्डर के लिए। मैं दोबारा बताता हूं क्या तरीका है। ये तभी फॉलो होगा तब यहां कंसंट्रेशन गिवन है, राइट। और यहां टाइम, जो भी कंसंट्रेशन है उसे इनवर्स की फॉर्म में लिख लीजिए। जैसे यहां ए की पावर 1 है तो 1/, लिख लो। अगर मैं इसे 1/, लिखूंगा तो ए की पावर -1 हो जाएगा। उसमें एक जो भी नीचे आए, जो भी उसकी पावर है उसमें एक ऐड कर दो, राइट। ऐड करने पर जो आएगा वही उसका ऑर्डर होगा। जैसे यहाँ 1/, ये 1/, की फॉर्म में, इसमें एक ऐड कर दें तो ये सेकेंड ऑर्डर के लिए। अगर यहाँ स्क्वायर होता तो मैं 2 + 1, ये थर्ड ऑर्डर के लिए होता है ग्राफ, ठीक है, राइट। तो ये तो तरीका है जल्दी से बताने का जब इस तरीके से कंसंट्रेशन की बना। अच्छा, एक और बात, लोग अगर यहां आ जाए, लोग आता ही हमेशा फर्स्ट ऑर्डर में है, तो अगर यहां लोग और टी आ जाए तो पक्का वो फर्स्ट ऑर्डर की है। ओके ओके, देखिए ये 0 ऑर्डर की है। मैं एक और तरीके से इक्वेशन से भी इसे आप देख सकते हैं। 0 ऑर्डर के लिए इक्वेशन होती है क्या? a = a0 - kt, इसको ऐसे लिख लेते हैं, -kt + a0। ये मेरे 0 ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है। अगर आप इसे देखो, इसे y माने, y = mx + c, तो m क्या है? -k, तो राइट। इसकी बात करें तो ये भी अगर आप इस तरीके से देखोगे तो ये आएगा 1/a = 1/k, सॉरी 1/a = -k × t, पर k × t, या सही है, -k ×
टी प्लस 1/A0, ये आएगा इसका सेकेंड ऑर्डर के लिए। ओके, तो ये फर्स्ट, जीरो, सेकेंड, ये है इसका। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 17 में एक रिएक्टेंट है और वो बी नाम के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो कहता है इनमें से इसका ग्राफ कौन सा होगा। तो देखिए ग्राफ और सॉरी एक और बात कहता है कि ग्राफ किस किस के बीच में बनाना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी एंड टाइम के बीच में, या सॉरी या सेम रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंड टाइम के बीच में बनाना है। ओके, ये कहां गई बुक, या सॉरी बच्चों, ये ए से है, ए टू बी, ए को रिएक्टेंट ऑफ बी में बदल रहा है और यहां पे है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, यानी मैं इसे ये भी लिख सकता हूं चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट, ये भी सही है। ओके, नाउ थिंक अबाउट इट। स्टार्टिंग में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब कंसेंट्रेशन के साथ रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगी, am I right? अगर वो जीरो ऑर्डर होता तो रेट सेम रहती, राइट। अगर जीरो ऑर्डर होता तो ग्राफ ये सीधा चलता जाता, कोई फर्क नहीं आता, और जैसे ही आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाता सीधा वो ऐसा ग्राफ मिलता जीरो ऑर्डर के लिए, राइट। कैसे? कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रेट ऑफ रिएक्शन वही है। जैसे ही रिएक्टेंट सारा खत्म हो गया, अब बी बनेगा नहीं, बी कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। जीरो होते ही हम सीधा dB/dt जीरो होते ही यहां आ जाएगा। ओके, ये भी दिखाता है कि इस टाइम पे रिएक्शन कंप्लीट होगी, बट ये ग्राफ तब आएगा तब जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो, जीरो ऑर्डर है ही नहीं, रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट के अमाउंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा रिएक्टेंट घटता जाएगा, रिएक्टेंट घटेगा तो रिएक्शन की स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो बी के बनने की स्पीड भी तो कम हो रही है। अगर ए स्लोली बी में कन्वर्ट हो रहा है, धीरे धीरे बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी के बनने की स्पीड ज्यादा नहीं है, राइट, तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा ना। तो इसका आंसर सी है, राइट। नेक्स्ट देखिए 54th क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है कि हमारे पास दो रिएक्शन है, एक्स ए प्लस बी में कन्वर्ट हो रहा है, वाई सी प्लस डी में, इसका रेट कांस्टेंट K1 है और इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K2 है। दूसरी बात कहता है इस रिएक्शन के 50% होने में, आई होप आप सबको पता है 50% क्या होता है। टी 50% का मतलब जब इनिशियल अमाउंट जितना हम लेके चले हैं उससे आधा हो जाए वो टाइम, राइट। इसके 50% होने में उतना ही टाइम लगता है जितना इसका 96% होने में टाइम लगता है। मतलब इसके जब जितनी देर में ये आधा होता है, राइट, आधा होता है, उतनी देर में ये 96% खत्म हो जाता है। जितनी देर में ये 100 में से 50 खत्म होता है, उतनी देर में ये 100 में से 96 खत्म हो जाता है। मतलब ये रिएक्शन फास्ट है, राइट। खैर वो हमसे ये नहीं पूछ रहा, जो पूछ रहा है वो आगे देखेंगे। पर पहले मेरी बात सुनिए, अगर परसेंटेज आ जाए कहीं जैसे टी 50% और आपको बहुत जल्दी न्यूमेरिकल करना है, तो मान लो इनिशियली आपके पास रिएक्टेंट 100 था, इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मानकर न्यूमेरिकल कीजिए। अगर न्यूमेरिकल जल्दी करना है तो देखिए इसे कैसे करेंगे। टी 50% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है दोनों, फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन 2.303/K, K1 है सॉरी यहां लोग, हाँ जी, मान लेते हैं स्टार्टिंग में x नोट 100 था, 50% खत्म हो गया तो 50 बचा। ऐसे ही अगर यहां हम देखें तो यहां क्या लिखेंगे 2.303/K2 लोग स्टार्टिंग में 100 था, अब कितना रहेगा 96 या 4, क्योंकि हमें वो लिखना होता है जो रिएक्टेंट बचा है। 96% खत्म होने का मतलब ये 100 में से 96 जा चुका है, अब तो आपके पास 4 ही बचा है, राइट। अगली बात ये कहता है कि इसका T50 और इसका T96% बराबर है, तो मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं। T50% जितना टाइम लगेगा उसको 96%, ये दोनों बराबर है यानी ये 1 होने वाले हैं। 2.303/K1 इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, K2 ऊपर चला जाएगा यहां से, K1 नीचे रहेगा, लोग 2, राइट, लोग 2 की वैल्यू 0.3010 एंड ये कितना आ जाएगा 25, राइट, लोग 25 की वैल्यू 1.25 की 0 पे देखोगे, कैसे देखोगे, लोग टेबल उठाओगे, राइट, लोग टेबल उठाकर
लोग 25 पे जाएंगे, राइट, और 25 के जीरो पे है 3979, राइट। 3979 हम नहीं लेंगे, हम इसे 4 ले लेंगे। 39 की बजाय हमने 4 ले लिया तो 1.4। ओके, तो ये 1 आ गया। 1 K1 इस साइड आकर मल्टीप्लाई, तो K1 इज इक्वल टू, इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा K2 इंटू 0.3 अपॉन 1.4, राइट। 1.4 को आप 1.5 ही ले लो, 1.5 ले लोगे तो ये आ जाएगा यस, ये 5, राइट। तो 5K1 इज इक्वल टू K2। इससे हमें ये भी पता चलता है ये रिएक्शन फास्ट इसलिए है क्योंकि इसका रेट कांस्टेंट ज्यादा है, K2 ज्यादा है। जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तब वो इसके बराबर होता है। तो ये है आपका 54th। बच्चों 55th क्वेश्चन देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन। देखिए पहले तो क्वेश्चन को समझिए। वो कहता है कि दो रिएक्शन है जिसमें एक में A से P बन रहा है और एक में B से Q बन रहा है। दूसरी बात, इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका रेट कांस्टेंट K2 है। तीसरी बात, इसका ग्राफ ये है, इसका ग्राफ ये है। तो ये बताइए K1 बाई K2 क्या होगा, कितना होगा। ओके, अब K1 बाई K2 K कैसे निकाले? K का फॉर्मूला होता है, पर दुर्भाग्यवश हर ऑर्डर के लिए K अलग अलग है। तो सबसे पहले K बताने के लिए हमें यह पता होना चाहिए हम किस ऑर्डर की रिएक्शन के लिए K निकाल रहे हैं। मतलब हमें यह पता हो कि ये रिएक्शन किस ऑर्डर की है, राइट, और ये रिएक्शन किस ऑर्डर की है। ओके, पहले मैं इसकी बात करता हूं। देखो ये कंसंट्रेशन है, ये टाइम है। टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन स्ट्रेट लाइन चेंज हो रहा है। मतलब अगर कोई चीज एक्सपोनेंशियली चेंज होती है, पहले तेज फिर स्लो होती गई, पहले स्लो थी फिर तेज होती गई, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता। ग्राफ स्ट्रेट लाइन कब आता है? जब आपके पास जो चेंज है वो यूनिफॉर्म हो, वो सेम हो। इसमें कंसंट्रेशन बदल रही है यूनिफॉर्मली, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि वो थोड़ा था या ज्यादा था, इसी कंटिन्यूअस मैनर में चेंज हो रही है, राइट। यहां पे कंसंट्रेशन है, वैसे भी आपको पता है कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ है। अगर हमें ऑर्डर बताना है तो इसे 1 अपॉन की फॉर्म में लिखेंगे, राइट। तो C की पावर 1 नीचे जाकर -1, तो ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ बन जाएगा। आप समझ जाएंगे जीरो ऑर्डर के लिए, जो अभी थोड़ी देर पहले पिछले न्यूमेरिकल में जो हमने एक तरीका देखा है उससे भी कह सकते हो, बट मैं नहीं चाहता आप वहां तक पहुंचे। आप खुद ही देखिए, अगर जो चेंज है वो एक होता है, अगर रिएक्शन स्टार्टिंग में फास्ट है क्योंकि रिएक्टेंट ज्यादा है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा कोलाइड करेंगे तो रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी। धीरे धीरे रिएक्टेंट कम होने लगी क्योंकि वो प्रोडक्ट में बदल गए, तो रिएक्शन धीरे धीरे स्लो होनी चाहिए, राइट। अगर वो स्लो होगी, धीरे टाइम के साथ साथ रिएक्शन स्लो हो रही है, कंसंट्रेशन के साथ साथ कंसंट्रेशन घट रही है, तो उसके घटने की स्पीड भी कम हो रही है, राइट। कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो वो तेजी से चेंज हो रहा था, तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। बट अगर वो स्ट्रेट लाइन चेंज हो रही है तो इसका मतलब वहां कंसंट्रेशन यूनिफॉर्मली बदल रही है। पहले भी उसी स्पीड से बदल रही थी कंसंट्रेशन, अब भी, इसका मतलब रिएक्शन जीरो ऑर्डर है। तो यहां से हमें पता लग गया रिएक्शन जीरो ऑर्डर है। जीरो ऑर्डर के लिए K यहां 2 लिखा है तो मैं 2 लिख रहा हूं। K2 इक्वल टू क्या होता है 1/T R0 माइनस R। अब इस पे आते हैं, राइट। हमें ये पता है ये जीरो ऑर्डर नहीं है, पर हमें ये नहीं पता ये किस ऑर्डर की है, क्योंकि फर्स्ट के लिए भी एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा, सेकंड के लिए भी, थर्ड के लिए भी। अब हम कैसे बताएं कि ये किस ऑर्डर की है? यहां उसने हमें हिंट दिया, हाफ लाइफ टाइम देखिए। 2 से 1 होने में उसे 30 मिनट लगे। 2 से 1 होने में इनिशियल कंसंट्रेशन टाइम 0 था तो 2 मोलर थी, इनिशियल कंसंट्रेशन 2 थी। 2 से 1 होने में उसे 30 मिनट लगे। 1 से 0.5 होने में फिर दोबारा से 30 मिनट लगे। तो 60 दिखा रखा है, मतलब यहां से यहां जाने में भी 30, यहां से यहां में भी 30। इसका मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन 2 से 1 हुई तो भी हमें 30 मिनट लगे, 1 से 0.5 हुआ तो भी 30 मिनट। भाई 30 से 60 हो गया तो बीच में 30 मिनट ही लगे ना। ओके, तो इसका मतलब हाफ लाइफ टाइम हाफ हो रही है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। और अगर हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये सीधा इंडिकेशन है कि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, राइट। तो यहां से हम K1 निकालेंगे, वहां से K2। चलिए K1 निकालते हैं।
K1 क्या होगा, आप 0.693 बाई टी हाफ भी कर सकते हो, 0.693 बाई टी हाफ कितना है, 2 से 1 होने में 30, 1 से 0.5 होने में 60, मतलब 30 मिनट लगे 30, राइट। यहां से K2 निकालते हैं। K2 कैसे, 2.303 को पूरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, उससे भी यही आएगा। अभी करते हैं, पहले यहां देखो K2 1/T मान लेते हैं 30 मिनट हो गए। इनिशियली कितना था रिएक्टेंट जी, 2 था, अभी कितना है 30 मिनट पे जी 1 है, तो 2 - 1, तो ये आ गया 2 - 1 1/30, तो K2 आ गया 1/30, K1 ये आ गया, K1 ऐसे भी निकाल सकते हो 2.303 बाई टी मान लेते हैं 30 मिनट, लोग इनिशियली कितना था 2, अब कितना है 1, राइट। तो यहां से भी यही वैल्यू आएगी, K1/K2 निकाल दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये है आपका 55th क्वेश्चन। बच्चों इस रिएक्शन में हमें K निकालना है, ये गैस है, A भी गैस है, 2B C सब गैस है ये, राइट। और कहता है इनिशियल प्रेशर PI था, इनिशियल प्रेशर PI था, PI लिख रहा हूं मैं, यहां लिख देते हैं इनिशियल INITIL, इनिशियल प्रेशर PI था, एंड किसी टाइम T पर प्रेशर PT था, T टाइम पर, व्हेन T टाइम बीतने के बाद टोटल प्रेशर PT था डब्बे के अंदर, जिसमें जिस डब्बे में रिएक्शन हो रही थी। तो हमें इसका K निकालना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बता रहा है। चलिए देखिए बच्चों, K निकालने के लिए ऐसे एनसीईआरटी में भी 2-3 क्वेश्चन है ऐसे, और एग्जाम में आते भी हैं ये। K = 2.303 बाई टी log R0/R, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए K है, राइट। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये होता है। तो यहां से हमें K निकालना है, और K के लिए हमें 3 चीजें चाहिए, टाइम चाहिए जो T टाइम दे रहा है, चलो, R0 चाहिए यानी इनिशियली रिएक्टेंट कितना था, राइट, ओके, और हमें R चाहिए T टाइम पर रिएक्टेंट कितना है, राइट, T टाइम पर रिएक्टेंट कितना है। जरा देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट है, एक समझ में आ गया तो ऐसे बहुत सारे डेरिवेशन आप कर पाएंगे। देखो बच्चों याद रखना, इनिशियली रिएक्टेंट कितना है, T टाइम पे रिएक्टेंट कितना है, ये 2 बातें हमें पता होनी चाहिए K निकालने के लिए। ओके चलिए इस रिएक्शन में देखते हैं, जब टाइम 0 था तो डब्बे के अंदर, मान लो ये डब्बा है जिसके अंदर रिएक्शन होने वाली है, फिलहाल इस डब्बे में सिर्फ A है क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, सिर्फ A है। ओके तो इनिशियली जब टाइम 0 था तो उस डब्बे के अंदर का जो प्रेशर था वो किसका प्रेशर था, A का, B का, C का, या तीनों का? सब जवाब है सिर्फ A का, क्योंकि B और C तो बने ही नहीं है। तो इनिशियली A का प्रेशर है PI, रिएक्टेंट का प्रेशर है PI, इसका प्रेशर 0, इसका प्रेशर 0। अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात काफी बच्चों को पता भी होगी, गैस के केस में उसका प्रेशर ही उसकी कंसंट्रेशन है, ठीक है। अगर मैं कहूं T टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या थी, तो आप रिएक्टेंट का प्रेशर बता दो T टाइम पर, वही हम कंसंट्रेशन मानेंगे और उस फॉर्मूले में रख देंगे, ठीक है। चलिए तो इनिशियली इसका प्रेशर था PI, रिएक्टेंट इतना था, B और C बने नहीं थे। T टाइम पर जब टाइम T था तब टोटल प्रेशर PT था, इसका प्रेशर PT नहीं था, टोटल प्रेशर। अब टोटल मतलब T टाइम बीतने के बाद रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम पर कंप्लीट होती है, इनफाइनाइट पे हम ये कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट होती नहीं, तो ज्यादा सही रहेगा। तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, हाँ T टाइम बीत चुका है, T सेकेंड, T मिनट, T टाइम बीत चुका है, राइट। इस टाइम डब्बे के अंदर का टोटल प्रेशर कितना है, PT है, वो प्रेशर A का भी है, वो प्रेशर B का भी है, वो प्रेशर C का भी है, टोटल प्रेशर PT है T टाइम पर वो तो इन तीनों का प्रेशर है ना, और तीनों का प्रेशर नहीं लिखना, हमें T टाइम पर सिर्फ रिएक्टेंट का प्रेशर लिखना है, मतलब हमें T टाइम पर अगला काम है A का प्रेशर निकालना। ओके तो मान लेते हैं ये कुछ कम हुआ, ये कुछ कम हुआ, तो मान लेते हैं PT कम हो गया, स्मॉल p लिख रहा हूं मैं, स्मॉल PT कम हो गया, कम होकर B बन गए, B 2 बने तो यस, तो जब ये PT कम होगा इसका प्रेशर, तो 2PT B का बढ़ जाएगा, राइट, B बन जाएंगे, दुगने बनेंगे तो उसका प्रेशर भी दुगना होगा, CPT। इस डब्बे के अंदर इस टाइम टोटल प्रेशर मतलब A का प्रेशर कितना है, PI - PT, B का प्रेशर कितना है 2PT,
सी का प्रेशर कितना है पीटी, ये है टोटल प्रेशर, तीनों को जोड़ दिया हमने, ए का, बी का, सी का, तीनों चीजें हैं हमारी, रिएक्टेंट भी और कुछ प्रोडक्ट भी है। टोटल प्रेशर कह रहा है टी टाइम पे पीटी है, राइट। तो मैं यहां से ये कैंसिल, तो पी आई प्लस 2 PT क्या गया, मैं 2 PT को इस साइड लिख रहा हूं, पीटी माइनस पी आई, दो को उस साइड लेके गए 2, ठीक है। ये वैल्यू हम यहां रखेंगे, ये वैल्यू हम यहां रखेंगे, स्मॉल पीटी की जो वैल्यू आई है, तो पी आई माइनस पीटी प्लस पी आई अपॉन 2, राइट। 2 इस साइड जाकर एलसीएम लेंगे तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 पी आई। तो इस टाइम डब्बे के अंदर का प्रेशर है, सॉरी ए का प्रेशर है 3 पी आई माइनस पीटी बाई 2, पीटी बाई 2, ये इस टाइम ए का प्रेशर है, ठीक है। साफ करता हूं, या चलिए ये ए का प्रेशर है। अब मैं इसको हटा रहा हूं, चलो नहीं हटाते अगर दिख रहा है तो, हाँ जी। अब मैं के पे रखता हूं वैल्यू, के इक्वल टू 2.303 बाई टी लोग। इनिशियली रिएक्टेंट कितना था, रिएक्टेंट गैस है, गैस के केस में उसका प्रेशर, उसकी कंसंट्रेशन है, इनिशियली इतना था, अब कितना है, इतना है। ये इस टाइम पी आई माइनस पीटी की वैल्यू है, तो ये यहां रख दोगे, 3 पी आई माइनस पीटी, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारा डेरिवेशन हो गया। आई होप इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन होगा ही, अगर कोई ऑप्शन ये है तो यही हमारा आंसर है। देखिए बच्चों 71st क्वेश्चन देखिए, असाइनमेंट का 71st कहता है एक रिएक्शन है जो एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, उसका ग्राफ पूछा है। तो पहली बात तो ये बात क्लियर हो गई इसी बात से कि जो ग्राफ बनेगा उसमें रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से कम होगी, राइट। क्योंकि अगर एंडोथर्मिक है तो जो एनर्जी है वो कंज्यूम की है रिएक्टेंट के मुकाबले प्रोडक्ट ने, राइट। तो प्रोडक्ट अगर एंडोथर्मिक है, अगर एक्सोथर्मिक होता तो ये नीचे जाता आर से, राइट, इसके लेवल से। तो पहली बात तो इन जो भी ऑप्शन हमें गिवन है उनमें से एंडोथर्मिक कहते ही आपको ये बात क्लियर होगी कि वही ऑप्शन सही होगा जिसमें आर और पी में से पी की एनर्जी ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी। दूसरी बात ये कहता है कि वो रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है और सेकेंड स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लो स्टेप है, ठीक है। देखते हैं बच्चों इसे कैसे, इसे किसी रिएक्शन से समझते हैं, ऑर्गेनिक की किसी रिएक्शन को देखते हुए हम इसे कंप्लीट करते हैं इस ग्राफ को। जरा देखिए, मान लो आपके पास कोई रिएक्शन हुई, बी आर है, आपने सबसे पहले स्टेप में बी आर यहां से निकला, कार्बोकैटायन बना, फिर इस पे किसी एक्स नेगेटिव ने आके अटैक किया और उसके बाद ये प्रोडक्ट बना रहा है। ये 2 स्टेप में हुई है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। और मान लेते हैं जो सेकंड स्टेप है वो स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये स्लो स्टेप है। अब एक स्लो स्टेप स्लो क्यों होता है, उसके कुछ रीजन, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उसका अनस्टेबल हो प्रोडक्ट वगैरह वगैरह, बट हम ये कह सकते हैं कि स्लो स्टेप इसलिए भी स्लो होगा क्योंकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। भाई अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है, एक ही एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है यहां से यहां तक और एक ही एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, तो कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है वो जल्दी से यहां पहुंचेगा और जल्दी से अपने आप को प्रोडक्ट में बदल लेगा। ओके, राइट। सो स्लो स्टेप इसलिए स्लो स्टेप है क्योंकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। अब जरा देखो बच्चों, इसका ग्राफ बनाते हैं। मान लेते हैं रिएक्टेंट की एनर्जी ये थी इसकी, राइट। ये यहां पे ये जो हम ऊपर पहुंचते हैं ये ट्रांजिशन स्टेट होती है, जब बॉन्ड टूट रहे होते हैं, उसके बाद ये कार्बोकैटायन बन गया, राइट। कार्बोकैटायन बन गया, कार्बोकैटायन बनने के बाद वो यहां पहुंच गया, ये इंटरमीडिएट है, ये कार्बोकैटायन को दिखा रहा है। शायद आपने लास्ट ईयर जीओसी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अब पढ़िए, कोई बात नहीं। ये कार्बोकैटायन, अब उसके बाद फिर दोबारा से नया बॉन्ड, फिर दोबारा से ट्रांजिशन स्टेट बनी, उसके बाद फिर दोबारा से ये यहां पहुंचा और ये यहां। अब इन 2 स्टेप में से एक स्टेप यहां से यहां तक पहुंचने का है,
फिर अगला स्टेप यहां से यहां तक पहुंचने का, ये फाइनली हम प्रोडक्ट तक पहुंच जाएंगे। ओके, इन दोनों में से कौन सा स्लो है, ये आप एक्टिवेशन एनर्जी से बता सकते हैं। यहां पहुंचने के लिए आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ी, यहां पहुंचने पर आपको ये एनर्जी देनी पड़ी। भाई यहां तक पहुंच गए, अब अगले स्टेप के लिए फिर दोबारा से एक्टिवेशन एनर्जी दोगे, तो ये अगर ज्यादा है इसका मतलब ये स्लो स्टेप है, राइट। ओके, तो ऐसा जो ग्राफ आपको दिख रहा है उन चार में से, वो इस क्वेश्चन की सारी शर्तों पे खरा उतरेगा। पहली बात वो एंडोथर्मिक है, दूसरी बात जो सेकेंड स्टेप है वो स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अगर वो कहता फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है तो ऑब्वियसली ये और ऊंचा जाता, हम कहेंगे, राइट। फिर ये यहां आता, ये तो ये ज्यादा होता, तो हम कहते इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, मान लेते हैं, तो हम कहते हैं ये स्लो स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है, यहां से यहां कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, इसको ज्यादा। तो ये था आपका 71st। 76 क्वेश्चन देखिए, 76 ये कहता है ए से बी एक रिएक्शन है और दूसरी रिएक्शन है x to y। ओके, इसका जो K1 है, इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो है A1 e रेज टू पावर माइनस EA1 बाई RT, और इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो है A2 e रेज टू पावर माइनस EA2 बाई RT। ठीक है जी। और A1 की वैल्यू गिवन है, मैं यही लिख देता हूं, 10 रेज टू पावर 9, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं इसे, अर्गेनियस कांस्टेंट भी कहते हैं। A2 की वैल्यू है 10 रेज टू पावर 10। एक्टिवेशन एनर्जी 1200 कैलोरी पर मोल है, इसकी भी वैल्यू लिख देते हैं 1200 कैलोरी पर मोल, और इसकी वैल्यू है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है 1800 कैलोरी पर मोल। ये रिएक्शन स्लो होगी क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। तो ये कहता है वो देन द टेम्परेचर एट विच एंड दिस, देन द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर बताइए जब दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। मान लेते हैं वो टेम्परेचर T है, ये वो टेम्परेचर है जहां पे ये दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं, K1 बाई K2 जो कि इक्वल होगा 10 रेज टू पावर 9 अपॉन 10 रेज टू पावर 10 इंटू e रेज टू पावर माइनस 1200, या 1 बाई RT कॉमन ले लेते हैं। समझना पड़ेगा आपको मैं क्या कर रहा हूं, 1200 माइनस 1800। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दिस अपॉन दिस, इसको इससे डिवाइड करेंगे, राइट। तो e की पावर ऊपर जाकर ये प्लस हो जाएगा, प्लस होने के बाद दोनों का बेस इक्वल है तो ऐड हो जाएगा, ऐड होने पर माइनस 1 बाई RT 1200 माइनस दिस, ये सही लिखा है, माइनस प्लस, या ठीक है। चलिए ये मान लेते हैं वो टेम्परेचर T है, मान लो ये टेम्परेचर है, तो ये दोनों सेम है, तो ये 1 बन गया। ठीक है, तो ये बन गया 10 रेज टू पावर 10 इज इक्वल टू, राइट। आई होप क्लियर है। ओके, दिस e रेज टू पावर माइनस, e को हटाने के लिए हम नेचुरल लॉग ले सकते हैं, नेचुरल लॉग लेंगे तो ये हमारे पास सिर्फ e बचेगा। ओके, तो ln 10 इज इक्वल टू ln लेंगे, राइट। ये तो क्या बचेगा, माइनस RT इंटू माइनस 600, तो ये बन गया प्लस 600। ठीक है, राइट। ओके, R की वैल्यू भी गिवन है 2 कैलोरी पर मोल, राइट, या 2 कैलोरी केल्विन पर मोल, तो ये हो गया 300। ओके, 300 बाई T। ओके, T को इस साइड लेके जाओ, ln 10। अब आप मत कहना इसको कैसे सोल्व करेंगे, प्लीज नेचुरल लॉग को नॉर्मल लॉग में बदलने के लिए क्या करते हैं, 2.303 log 10 क्या होता है 1, राइट। तो 300 बाई 2.303, ये आपका आंसर होना चाहिए, या सी ऑप्शन है। 87th क्वेश्चन करते हैं। 87 से पहले आप एक बात बताइए, क्या K पर, रेट कांस्टेंट पर कैटलिस्ट का असर पड़ता है? क्या कैटलिस्ट की वजह से K की वैल्यू चेंज होती है? देखो टेम्परेचर की वजह से तो होती है, क्या रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैटलिस्ट की वजह से भी चेंज होती है? तो आंसर है यस। ओके, क्योंकि कैटलिस्ट, क्योंकि K की अगर मैं बात करूं तो K का फॉर्मूला होता है e रेज टू पावर माइनस EA बाई RT। आई होप जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं आपको पता होगा, इस इक्वेशन का नाम है अर्हेनियस इक्वेशन, राइट। अगर कैटलिस्ट, जैसा कि हम जानते हैं कैटलिस्ट क्या करते हैं, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देते हैं, राइट। ये
कैटलिस्ट की वजह से उस रिएक्शन का ग्राफ है, राइट, ये विदाउट कैटलिस्ट। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होगी तो के चेंज होगा। ओके, तो चलो एक हल्का सा डेरिवेशन करते हैं जो 87 क्वेश्चन के साथ साथ और भी जो आप क्वेश्चन करोगे उनमें काम आएगा। ओके, चलिए, k इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू पावर, ये आ गया। तो मान लेते हैं बच्चों ये हमारा रेट कांस्टेंट है विदाउट कैटलिस्ट। जब कैटलिस्ट आ गया तो मैं इसको k डैश लिख रहा हूं, कुछ किताबें c भी लिखती है, k c, मतलब रेट कांस्टेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। a सेम रहेगा, e एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होगी, इसको मैं EAC लिख रहा हूं, r सेम, टेम्परेचर सेम। उस टाइम जो टेम्परेचर था वो उतना ही था, तो कैटलिस्ट की वजह से टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है। ओके, चलिए KC बाई के इसको डिवाइड कर देते हैं या लोग ले लें पहले, चलो नेचुरल लोग ले लेते हैं। ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA बाई RT, EA बाई RT, राइट। ओके, तो यहां से आप सिमिलरली ये भी आप ये कह सकते हैं ln KC इज इक्वल टू ln a माइनस EAC बाई RT, राइट। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। ओके, 2 माइनस 1 कर दो क्योंकि KC ज्यादा है तो वो हमें आगे हेल्प करेगा। तो यहां से आ जाएगा ln KC बाई K, आप करके देखना, KC बाई K इज इक्वल टू, इसको माइनस करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा ये माइनस ही रहेगा, राइट। तो यहां से मैं 1 बाई RT कॉमन ले लेता हूं, 1 बाई RT कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा सोचिए, EA माइनस EAC ये बचा है। अगर इसको 2.303 ले लें तो ये आ जाएगा लोग, ये इस साइड जाकर 1 बाई R 2.303 RT। ओके, चलिए अब अपना क्वेश्चन करते हैं, उससे और ज्यादा समझने का मौका मिलेगा आपको, ये फॉर्मूला याद रखेंगे हम। चलिए, एक कैटलिस्ट लोवर्स द एक्टिवेशन एनर्जी 83.314 टू 75.14, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कितनी थी विदाउट कैटलिस्ट, 83.314 किलो जूल पर मोल, राइट। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो गई 75 किलो जूल पर मोल। ओके, हमें क्या बताना है, this what will be the rate of reaction as compared to uncatalyzed, मतलब आपको रेट ऑफ रिएक्शन मतलब ये रेशियो बताना है। ओके, सारी वैल्यूज आपके पास है, वैल्यूज रखिए, लोग के सी, ये रेशियो बताना है सिर्फ आपको, इज इक्वल टू 1.2.303 को R से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आती है जिस ईयर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1914, 19.14 इनटू 500 केल्विन टेम्परेचर गिवन है, राइट। एक्टिवेशन एनर्जी 83, विदाउट 83 ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 8.314, राइट। इसको सोल्व करोगे, देखते हैं सोल्व के क्या आता है, सोल्व के क्या आता है देखते हैं। ओके बच्चों, तो यहां से 8.314 एक छोटी सी मिस्टेक किलो जूल में है और ये सारी वैल्यू जूल में, तो यहाँ 10⁻³ करेंगे, ये आ जाएगा 2। ओके, यहां से सोल्व करोगे तो लोग KC बाई K की वैल्यू आएगी, कितनी आ जाएगी, यहां से लोग की वैल्यू आ जाएगी, एक सेकेंड बच्चों थोड़ा रोक ही देते हैं इसे, 0.86 के आसपास आएगी। अब ये एक गड़बड़ है इस न्यूमेरिकल में, क्योंकि एंटी लॉग लेना पड़ेगा तब ये वैल्यू हमें मिलेगी, और इसका एंटी लॉग लोगे तो चलो जो भी आएगा 7 पॉइंट समथिंग जो मैं देखकर बता रहा हूँ, बट हाँ ये एक प्रॉब्लम है इस न्यूमेरिकल में, थोड़ा बेतुका सा दे दिया उन्होंने इस बुक में या जो असाइनमेंट में है, इसके लिए एंटी लॉग की वैल्यू आपको देनी चाहिए थी। इसका एंटी लॉग अगर आप देखोगे तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट, 7.38 इसका आंसर है। वैसे अगर आपके पास एंटी लॉग है तो आप वहां से निकाल कर देख सकते हैं, एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग हमेशा डेसिमल के बाद वाले डिजिट का लिया जाता है, तो 86 की जीरो पे देखोगे तो 7 पॉइंट समथिंग मिलेगा। ओके, दैट्स इट बच्चों, ये थी आपकी प्रॉब्लम। हाँ, 64th जो आपने पूछा है वो आपको आगे होगा, एक दो टॉपिक रह रहे हैं जो कंपटीशन में आते हैं, वो होने के बाद आपको न्यूमेरिकल आएंगे। थैंक यू वेरी मच।